नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की। हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले जिला अध्यक्ष चुनाव में सियासी खेल की। यूपी में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में प्रदेश की बीजेपी सरकार के कद्दावर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मंत्रियों को न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के जिला पंचायत में बीजेपी का परचम फहराना है, बल्कि प्रभार वाले जिले में भी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर पार्टी के कार्यकर्ता की ताजपोशी करानी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले कौशांबी में बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं लखनऊ में भी बीजेपी का समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला होने के कारण उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, विधि एवं न्याय मंत्री ब्रिजेश पाठक, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह के जिले प्रतापगढ़ में बीजेपी और सपा के उम्मीदवारों का मुकाबला रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के उम्मीदवार से है। जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लिहाजा प्रतापगढ़ में दोनों मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। कानपुर नगर में सपा व बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने से औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना की प्रतिष्ठा दांव पर है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के गृह जिले देवरिया, मथुरा में पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, बिजनौर में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी पर जीत का दारोमदार है। इसके अलावा बलिया में भी बीजेपी व सपा के बीच आमने सामने का मुकाबला खेल है और खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। अब सवाल यह है कि 21 जिलों में बीजेपी के प्रत्याशी के निर्विरोध चुनने के बाद 54 जिलों में कितने जिलों पर कब्जा होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में किसका कब्जा, बीजेपी मारेगी बाजी या समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। 2 उप मुख्यमंत्री और 2 दर्जन मंत्रियों की क्या प्रतिष्ठा बचेगी। तो पंचायत चुनाव में किस तरह से पूरा खेल खेला गया और उसके बाद किस तरह के परिणाम की उम्मीद है, क्योंकि हर जगह की इक्वेशन अलग है और बदलते हुए समीकरणों के बीच असल में कौन कितना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। हालांकि अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं और आज निर्णायक दिन होने जा रहा है। इस निर्णायक दिन में कौन किस पर हावी होगा, ये भी समझने वाली बात है। तो पंचायत चुनाव में बड़ी चुनौती है सभी के लिए। इस चुनौती को कैसे पार किया गया, क्योंकि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं और ये बताने के लिए काफी होंगे कि विधानसभा चुनाव में असल में किसकी तूती बोलेगी। हालांकि पंचायत चुनाव के लिए कहा जाता है कि सरकार जिसकी होती है उसी का दबदबा अक्सर पंचायत चुनाव में देखा गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, अब चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद इस तरह के दावों को फिर से कहा जा रहा है। और मेरे साथ चर्चा में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मुद्दा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे जुड़ रहे हैं कांग्रेस से और साथ ही साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अश्विनी भाई आप ही के पास आना चाहूंगा, कितनी उम्मीदें हैं पंचायत चुनाव को लेके? श्याम जी, उम्मीदें तो पूरी हैं हमारे साथ। हम 65 सीट से ऊपर जीतने जा रहे हैं। पहले भी आपके साथ चर्चा में मैंने ये कहा इस बात को। और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, देखिए कुछ सीटें हम लोगों ने पहले से निर्विरोध जीत लिया है सबके सहयोग से। और जो चुनाव हो रहे हैं आज उसमें जो है जनता हमारे साथ है। जनता ने जिन पंचायत सदस्यों को हमारे लिए चुना है वो हमारे साथ है आज, और हर जिले में उनकी वोट जो है हमारे लिए पड़ रहे हैं, चाहे जहाँ से भी न्यूज वो आपके रिपोर्टर भी आपको दे रहे होंगे। हर जगह व्यवस्था। अच्छा अश्विनी जी, इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आपके किए गए काम या फिर जो कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है पंचायत भी असल में उसी की हो जाती है? नहीं, इसमें कई वजहें और भी हैं जिसको जोड़ा जाना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब टिकट का बंटवारा जब हो रहा था तो टिकट बंटवारे में हम लोगों ने पारिवारिक वो मतलब भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक अलग मुद्दा था, तो जिसमें कुछ लोग हमसे नाराज होकर निर्दलीय के रूप में चले गए। पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ा। पार्टी नहीं छोड़ने के बाद उनको जो है हम लोगों ने आज उनका हृदय तो भारतीय जनता पार्टी में था, इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो भी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनके साथ वो लोग खड़े हैं और उनको वो लोग वोट कर रहे हैं।
ये सबसे बड़ा हम लोगों का एक बेहतर जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। प्रोफेसर धर्मेंद्र, नई हवा है, नई सपा है, ये नारा इन दिनों बुलंद किया जा रहा है। इस नई हवा में और नई सपा में कुछ नई उम्मीदें पंचायत चुनाव को लेकर? पंचायत चुनाव की जो उम्मीदें थी, वो जो पंचायत के सदस्य चुने गए थे, जिसको आम जनता ने चुना था, बैलेट पेपर से चुना था, उसमें समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था। तो नई हवा है, नई सपा है और बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ। इस बार समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो 2022 की ये जो उम्मीदें की जा रही हैं, इससे पहले अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो कितनी उम्मीदें? क्योंकि आपने तो ये भी कहा, आपकी पार्टी से इस तरह के बयान भी आए कि हमारे जो प्रत्याशी थे उनको नॉमिनेशन ही नहीं करने दिया गया, उनको रोक लिया गया। देखिए, सत्ता अगर चाहेगी तो लोकतंत्र की हत्या कर सकती है और आपके सामने लोकतंत्र की हत्या सत्ता कर रही है। उसी का दुष्परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं आपके मीडिया के माध्यम से रिपोर्टिंग भी हो रही है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो आज भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो। आज एक ऐसी स्थिति है कि इनके जो प्रत्याशी हैं, ये जा करके गांव में प्रचार करने की हालात में नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी भूले नहीं हैं जिनके घरों से, जिनके अपने बहुत करीबी लोग इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से कहीं बुरी तरह से फंसे या फिर अपनी जान भी गंवा दिए, वो चीजें लोग भूले नहीं हैं। और आप मुझे बताओ कि जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, जब लोगों ने समाजवादी पार्टी को बहुमत दिया, लेकिन ये सत्ता के बल पर अगर जिला पंचायत अध्यक्ष में अपने ज्यादा प्रत्याशी जितवा भी लेते हैं, तो ये एक इनका कहते नहीं कि मीडिया मैनेजमेंट या हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है कि ताकि ये अपने आप को कहते नहीं कि अपना मुंह छुपा सकें कि जो हमें हार हुई है उस हार को ढकने का ये इनका एक प्रयास है। तो जनता जो वोट दिया तो जानती है ना किसको वोट दिया, इसने किसको बहुमत आया, वो सब जानते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्य करते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए किसी का ये वोट कैंसिल करवा दें, किसी का पर्चा ही नहीं भरने दें, किसी को किडनैप करवा दें। बहुत सारी घटनाएं आई थी, गोरखपुर की घटना आई थी, बागपत में एक सदस्य को पुलिस वाले किडनैप कर रहे थे। आज आपने देखा फैजाबाद में जो इनके महानगर अध्यक्ष हैं, वो हमारे नेताओं तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जब आपकी सरकार थी तब सबसे ज्यादा पंचायत सीटों पे आपका कब्जा था, तो ये मान लिया जाए उस वक्त भी असल में लोकतंत्र की ही हत्या की गई थी, क्योंकि यही एक तरीका है पंचायत में जीतने का। फिर इसका मतलब आप घनश्याम जी मुझे एक मीडिया रिपोर्टिंग दिखा दीजिए जिसमें समाजवादी पार्टी ने किसी भी पार्टी की, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आपकी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अगर एक भी पार्टी के प्रत्याशी को पर्चा नहीं भरने दिया हो, ऐसी एक रिपोर्टिंग मुझे दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि समाजवादी पार्टी का कब्जा था। कब्जा इस बार भारतीय जनता पार्टी करने के विचार में है। हम लोगों ने उस समय स्वच्छ चुनाव लड़के पूर्ण बहुमत के साथ बनाया था। इसमें किसी भी दल की नाराजगी नहीं थी, किसी भी सदस्य की नाराजगी नहीं थी। अश्विनी जी मुस्कुरा रहे हैं, अगर एक कहीं जिले का नाम बता दें कि जहाँ पे इन्होंने अपनी नाराजगी जताई होगी, उसका नाम बता दें तो मैं मान जाऊँ इस बात को। ठीक है, तो अश्विनी जी, असल में प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की दलीलों के पीछे आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या है, ये भी समझा दीजिए, क्योंकि कई बार बिना कुछ कहे मुस्कुराहट ज्यादा चुप जाती है। चाहता हूँ धर्मेंद्र भाई जो है अच्छे प्रवक्ता हैं, चीजों को रखना है, लेकिन जैसे कहा जाता है चावल बनता है तो एक चावल को निकाल लिया जाए उससे पता चल जाता है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। धर्मेंद्र भाई, जब चुनाव हुआ था, वीर सिंह चुनाव लड़े थे आपके प्रत्याशी से चित्रकूट से। वहाँ क्या हुआ था वो वाकया आप बताने वाली बात नहीं है, वो पूरे अभी भी मीडिया में पूरा छाया हुआ था और अभी भी अगर गूगल पे सर्च किया जाएगा तो मिलेगा उसका, किस तरीके से वीर सिंह को जिताया गया था। और धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कोई एक बता दे, तो मैंने एक ही बताया और गिनती कराऊंगा तो मैं 63 जो है ना, उस 63 में लगभग 60, 50, 55 तो मैं गिना ही दूं, मैं क्या कोई भी गिना देगा। लेकिन अब देखिए होता क्या है, जो अगर सच्चाई यही माना जाए, कोई राजनीतिक बात न करते हुए, घनश्याम जी हम लोग कहेंगे कि इस बार जो चुनाव होता है, चाहे कभी भी चुनाव होता है, तो ज्यादातर जिला पंचायत के सदस्य पहले ये लोग लड़ते थे, सपा लड़ती थी, बसपा भी कभी कभी लड़ाई, कांग्रेस पता नहीं लड़ी कि नहीं लड़ी, मैं नहीं जानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूरे आगे बढ़कर इस चुनाव को देखा है कि हम त्रिस्तरीय पंचायत में लड़ेंगे। इस बार जो जनता जो है, हमारे यहाँ जो टिकट बंटवारा हुआ, तो मैंने पहले भी कहा कि टिकट बंटवारे में कुछ लोग नाराज हो गए थे, लेकिन निर्दलीय सबसे ज्यादा जीते हैं। वो हमारे दल के ही लोग थे जो थोड़ा नाराज होकर निर्दलीय लड़ गए और आज वो साथ में। उसका उदाहरण मैं हाथरस में देना चाहता हूँ। 10 प्रत्याशी निर्दलीय हैं और सब हमारे साथ हैं।
आज का चुनाव हो रहा है, उसमें 10 प्रत्याशी मेरे साथ, 5 ही हमारे जीते हुए हैं वहाँ। 15 प्रत्याशी लेकर हमारे भाजपा के प्रत्याशी वहां पर हैं। दूसरा, इनके बदायूं की मैं बात कर रहा हूं। बदायूं में जो है सपा की सरकार चलती थी, अभी भाजपा की सांसद है हमारी संगमित्रा जी वहाँ मोनिका यादव इन्हीं के दल के एक नेता की बेटी है, शायद 17 सदस्यों के साथ वहां पर है वो। तो ये चीजें बहुत खुली हुई है, ऐसा नहीं है कि अगर ये सब चीजें करना होता तो हम इटावा में भी कर लेते। इटावा में निर्विरोध इनका कैसे जीत गया, एक वो भी कोई प्रश्न है। दूसरा, मैं प्रतापगढ़ की बात करूंगा। प्रतापगढ़ में हमारा प्रत्याशी धरने पर बैठा हुआ है। अब ये भी चीज देखिए, ये लोकतांत्रिक चीजें हैं, ये लोकतांत्रिक मूल्य है, ये इसकी लोकतंत्र की हत्या नहीं है। धर्मेंद्र भाई, हर जगह लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। लोकतंत्र की हत्या होती है जब सरजू में खून बहता है, तो सरजू का पानी लाल होता है। तो लोकतंत्र की हत्या होती है जब जवाहर जो है पुलिस के संरक्षण में अपराध करता है, तो लोकतंत्र की हत्या वहां भी होती है। आज जो चुनाव हो रहे हैं, आप भी कुछ सीट जीतेंगे, हम भी जीतेंगे, ऐसा नहीं है। और आप निर्विरोध एक सीट जीते हैं, आप भी जीतेंगे, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी 65 सीट से कम नहीं पाएगी, ये मेरा कहना का मतलब। लेकिन अश्विनी जी, ये चुनाव के परिणाम असल में 2022 के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये भी बताना होगा। हालांकि इन चुनाव को कितना असर पड़ेगा वो अलग मसला है, लेकिन फिर भी ये परिणाम कितने इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। इसको घनश्याम जी, अगर 2022 के चुनाव से अगर जोड़ा जाए और न जोड़ा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका असर उस पर पड़ेगा। हाँ, एक संदेश जरूर जाता है कि देखो भारतीय जनता पार्टी ने 60-65 सीटें जीती या 20-25-30 सीट जीत कर ही रह गई, तो एक मैसेज जाता है जो जनता में एक र्यूमर कह लीजिए, भ्रम कह लीजिए, या कुछ पार्टी की सच्चाई कह लीजिए, वो बयान करता है। मगर वो मुद्दे विधानसभा के अलग होते हैं, ये जिला पंचायत सदस्यों के मुद्दे अलग होते हैं। ये एक जो है जो 1800, 2000, 2200, 3000, 4000 पाकर लोग जीतते हैं जिला पंचायत के सदस्य, वो उन चीजों में नहीं मायने रखता है। वही देखिए, विधानसभा और लोकसभा के मायने बदल जाते हैं। जैसे राजस्थान का मैं चुनाव देखूं, राजस्थान में नारा कुछ और लग रहा था, और वहीं पर लोकसभा में वसुंधरा राजे के लिए और केंद्र के लिए एकदम सही था। तो चीजें बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, और आज की जनता बहुत जागरूक हो गई है आप लोगों के माध्यम से, जो हर चीज को नफा नुकसान तौलने का काम करती है, अपना भला बुरा समझती है। ठीक है, तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, असल में कोरोना को लेके बहुत सारी बातें कही जाती रही, कही जाती रहेंगी, और आगे आने वाले चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। सर, कोरोना की आपदा को समाजवादी पार्टी 2022 के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से अवसर में बदलेगी? देखिए, आपदा को अवसर में बदलना तो प्रधानमंत्री का काम है। हम लोग जनहित की बात करते हैं, जनहित के मुद्दे को उठाते हैं और विकास करते हैं, इसी मुद्दे को आगे लेकर जाते हैं। इससे पहले में जरा अश्विनी जी जो बात कह रहे थे, अभी औरैया के जिलाधिकारी खुद कह रहे थे कि अभी जब कैमरा बंद हो जाएगा तो धर्मेंद्र यादव मेरा ही नाम है, उसका भी नाम है, जो हमारा सदस्य है, तो हम बोले कि हम देखते हैं कैसे वोट डालते हैं। फैजाबाद में मैंने आपको बताया ही, भाजपा पे पर्चा वापस करने के लिए दूसरी महिला को भेज दिया इनके नेताओं ने। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, लोकतंत्र को जिंदा कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग एक घर को तबाह कर दिए, और इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं तो कहता हूँ बेटी जलाने की बात करते हैं। तो यहाँ पे इनकी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। अब मैं आपके कोविड प्रबंधन पे आ जाता हूँ। कोविड प्रबंधन में पूरा देश और खासकर उत्तर प्रदेश सबने देखा है, ऐसा कोई नहीं होगा। हम टीवी डिबेट में अगर 3 लोग बैठे हैं तो हमारे 3 लोगों ने भी अपने बहुत खास को किसी न किसी को खोया होगा। जिसके घर का कोई चला गया है, आप उससे पूछिए कि आखिर उसकी मनोदशा क्या है। क्या ऐसी व्यवस्था अगर सरकार कर लेती तो हम कुछ जान बचा सकते थे और कुछ लोगों की जिंदगी में खुशी डाल सकते थे, लेकिन एक काम इन्होंने नहीं किया। अभी कर्मचारियों की मौत हुई है, तकरीबन 2,500 कर्मचारियों की मौत हुई है। कैमरे में आके बोल दिया हम इनके लिए करेंगे, आज तक वो फाइल नहीं आई। 1 हफ्ते के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी थी, करीब 1 महीने का समय हो गया। ना उसमें नियुक्ति की बात कोई आ पाई है, ना मुआवजे की बात आ पाई है। बस किसी तरह से सोच रहे हैं कि डेटा कम हो जाए और हमें पैसे कम देने पड़ जाए। तो ये लोग तो इस तरह के लोग हैं। अभी आपने देखा पुलवामा अटैक में एक बहन जो शहीद की पत्नी है वो धरने पे बैठ गई है। ये क्या मैनेजमेंट करेंगे, ये क्या लोगों की संवेदना समझेंगे? अगर जो व्यक्ति किसी की जिंदगी को संवेदना नहीं समझ रहा है तो लोकतंत्र उसके लिए छोटी चीज है। जब आदमी जिंदगी मार सकता है किसी की, तो लोकतंत्र मारने में 2 मिनट लगेगा उसको। तो ये लोकतंत्र की हत्या करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रदेश की जनता है वो जागरूक हो गई है, अब वो इस बात को समझ गई है। इसलिए आपने कई वीडियो देखी होगी, जब लोग चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो लोग गांव से बाहर भेज देते हैं इन लोगों को। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में है, और आगे आने वाले 22 में
इनको जाकर के वहीं पहुंचा देगी जहां से आए थे। ठीक है, डॉक्टर उमाशंकर पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। डॉक्टर उमाशंकर, असल में समाजवादी पार्टी का कहना है कि अब नई हवा है, नई सपा है, और साथ ही साथ बीजेपी कह रही है देखिए हम तो इन पंचायत चुनाव में बहुत ज्यादा सीटें यानी 60 से ऊपर 65 के आसपास सीटें लाने की बात कर रही है। अब ऐसे में कांग्रेस खुद को कहां देखती है, इन पंचायत चुनाव के मद्देनजर भी और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी? तो पहली बात, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, बोलिए। देखिए, पहली बात तो जनबल के माध्यम से तमाम षड्यंत्र रच सदस्यों के कहीं को हटाकर उनको मार उनके घरों में करके उनके के साथ भी इस तरीके की जिला पंचायत को अपने का किया गया, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश लोकतंत्र के लिए और इस सरकार के लिए है। पहली बार नहीं था, आप पिछले सरकार को भी उन्होंने भी यानी कि कैसी परंपरा डाल दी गई सपा भाजपा के द्वारा कि जो आने वाले अगर लोग क्रिया को फॉलो तो फिर तो नहीं बचेगा। यही होता रहे, सत्ता होगी, अपने सत्ता के बल और बाहुबल जिला पंचायत अगवा करके के प्रताड़ित। पांडे जी, थोड़ा आपके ऑडियो में दिक्कत है, इसे मैं ठीक करवाता हूं सर। इस बीच एक बोलिए सर, तो किस तरह की तैयारी में खुद को पाते हैं आप? देखिए, मैंने एक जो सपा और भाजपा की जो इनके जो नए संस्कार राजनीति और लोकतंत्र में डाले गए और डाले जा रहे हैं, मैंने उसका जिक्र किया जी। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, देखिए कांग्रेस पार्टी ने जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव लड़ा था और हम 270 के लगभग जिला पंचायत सदस्यों को जिताने में कामयाब रहे और ये निश्चित रूप से इस बात का संकेत देती है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का झुकाव, जनता का रुझान और जनता का विश्वास बढ़ रहा है। इसके पहले मैं पहले भी आपके चैनल पर जिक्र कर चुका हूं कि जो दो उपचुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, जिसमें एक बार 11 सीटों पर चुनाव हुआ था और एक बार 7 सीटों पर। उसमें पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत जस्ट डबल हो गया था और जो अभी उपचुनाव हुए थे 7 सीटों का, उस पर कांग्रेस पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर पे रही थी और बुलंदशहर की सीट जहां पर सपा और आरएलडी का अलायंस था, आरएलडी का गठबंधन था, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने इस अलायंस से ज्यादा मत प्रतिशत और ज्यादा वोट हासिल किया था। यानी कि जनता का कांग्रेस के प्रति, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व के प्रति और पिछले 2 सालों से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया है, स्वयं प्रियंका गांधी जी तमाम मामलों में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उन्होंने उतरकर आंदोलन का नेतृत्व किया। चाहे सोनभद्र के उम्भा गांव में जब आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई थी, चाहे शाहजहांपुर की बेटी के साथ जब इस तरीके का कुकृत्य हुआ था और सरकार न्याय देने में फेल हो रही थी, अपनों को बचा रही थी, जब हाथरस की बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म, हत्या जैसे जघन्य अपराध हुए और सरकार वहां पर भी अपराधियों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी, तब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी सड़कों पे उतरे थे। किसान आंदोलन पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उमाशंकर जी जब ग्राउंड पे उतरने की इतनी लंबी फेहरिस्त आपके पास है, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेके इतने कसीदे आप पढ़ सकते हैं, तो सर उन लोगों को भी समझा लिया होता जो आपको छोड़ के जा रहे हैं। वो लोग क्यों नहीं मानते कि आपका नेतृत्व कुशल होता जा रहा है? लोग कैसे मानेंगे सर? देखिए, किसी का आना और जाना ये एक परंपरा है। नहीं, आपके यहाँ आ कोई नहीं रहा, सब जा रहे हैं सर, मतलब यही, आपके कोई आ नहीं रहा है, सब जाते ही आपके यहाँ से। मैं याद दिला देता हूँ आप कीर्ति आजाद जी हमारी पार्टी के तो सांसद नहीं थे जो घूमने गए थे फिर कांग्रेस में आ गए थे। सिद्धू जी तो हमारी पार्टी के नहीं थे जो घूमने गए थे वापस आ गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने मेंबर रहे। तो एक लंबी फहरिस्त है। और जाने वालों के नाम सर मैं गिनाऊं? जाने वालों के नाम मैं गिनाऊं या आपको याद है सर? नहीं, मैंने तो ये कहा कि ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे ट्रैफिक है। आना जाना लगा रहता है। जिन लोगों को सत्ता का
सत्ता की चाशनी पसंद आ गई है, उनके साथ ये होता है। अच्छा, लेकिन जो तो वो ये मान चुके हैं ये चाशनी आपके यहाँ नहीं मिलने वाली है अब? नहीं, तात्कालिक लाभ, सत्ता तो इधर ही आ रही है, फिर वो इधर आने की कोशिश करेंगे और ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर पार्टी के लोग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बसपा के वरिष्ठ नेता थे, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया के चेयरमैन है। ये आना जाना सभी पार्टियों में लगा रहता है। शिवपाल यादव जी आज कहाँ हैं? वो तो समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे और वो आज तो इस पर कोई डिबेट नहीं है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल सबसे बेस्ट उदाहरण है कि उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी जी का साथ छोड़ दिया, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि जनता ने चूंकि तय किया था ममता बनर्जी के नेतृत्व को, तो ममता जी पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर वापस आई। तो ये जो अवसरवादी लोग हैं, उनके आने जाने से किसी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जनता केवल ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ठीक है सर, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, संपर्क सूत्र, संवाद, सहयोग और सहायता के जरिए कैसे आप लोगों के दिलों में उतरेंगे, ये फॉर्मूला अखिलेश यादव ने बताया है, बहुत अच्छा भी लगता है सुनने में। लेकिन इन संपर्क सूत्रों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाना क्या एक बड़ी चुनौती नहीं दिखाई देता? चुनाव एक बड़ी चुनौती होती है, इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है और हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। ये बात अलग है कि कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं वो बता रहे हैं कि इनके हाथ में लड्डू रखा हुआ है, तो वो तो मैं उस तरह की बात नहीं कह सकता। संघर्ष है और चुनौती भी है, लेकिन जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हम बूथ लेवल का जो हमारा मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से जो हमारा पहुंचने का तरीका है, बिल्कुल हम सही ट्रैक पे हैं। और आपको बस इतना मैं आश्वस्त करता हूं कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है जिस तरह से काम कर रहा है, हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों के दिलों में विश्वास पाने का जो तरीका है, लोगों के सुख दुख में काम आइए आप, लोगों के मुद्दे को उठाइए आप, जितना काम कर सकते हैं मदद करिए आप। लोगों का विश्वास पाने से पहले शिवपाल जी का विश्वास पा लिया क्या इस बार सर? नहीं, विश्वास नहीं पाया, आशीर्वाद तो पा लिए। अच्छा, तो विश्वास अभी नहीं मिला है? नहीं, आशीर्वाद है तो विश्वास भी है। अच्छा, ठीक है सर, उम्मीद करते हैं 2017 वाली कहानी 2021 और 22 में रिपीट नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी खास मेहमानों को जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो मुद्दा में आज बस इतना ही, लेकिन चुनाव परिणाम बहुत कुछ बताएंगे जो पंचायत से जुड़े हुए हैं। लेकिन 2022 के मद्देनजर उन परिणामों को कितनी बड़ी नींव समझा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुद्दे बदलते रहते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो हर पल कुछ न कुछ होता रहता है। ऐसे में किसके हाथ क्या लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।